आज से ठीक एक साल पहले राजस्थान के डॉक्टर्स सड़कों पे उतरे थे आरटीएच का विरोध करने के लिए। एक शब्द था जिसको लेके राजस्थान में बवाल मच गया था और पूरी चिकित्सा जो इंडस्ट्री है वो सड़कों पे थी। सरकार को संभालना भारी पड़ गया था, मरीजों की स्थितियां खराब हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी जो उनकी मांग थी। आज एक साल पूरा हो चुका है। एक साल बाद भी सरकार और डॉक्टर्स के बीच में उस दिन 2023 4 अप्रैल को समझौता तो हो गया था, पर वो समझौता आज तक लागू नहीं किया गया है। इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं आईएमए के राजस्थान चैप्टर के प्रेसिडेंट डॉक्टर रजनीश। डॉक्टर साहब, क्या तो समझौता हुआ था और आज तक वो क्यों पेंडिंग है, क्या स्थिति है? समझौता चिकित्सकों ने किया था ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और सब डॉक्टर्स सिंगल विंडो के हिसाब से अपने सारे लाइसेंसेस एक जगह से ले सकें, उनकी ग्रीवेंसेस एक जगह हो सकें। क्योंकि अगर डॉक्टर मरीज का ध्यान रखेगा तो वो तभी रखेगा जब हॉस्पिटल में, अगर वो इन चीज़ों के लिए अलग अलग 50 लाइसेंस के लिए घूमता रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो हमारी पहली मांग थी सिंगल विंडो के लिए। दूसरा, फायर एनओसी जो 5 साल के अंदर ली जाए, उसके लिए अभी एक ऑर्डर और सितंबर से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन वो अब तक अपलोड नहीं हुआ है। बायोमेडिकल वेस्ट है, एसटीपी से संबंधित जो बातें थी। एक हमारा था कि रेगुलराइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स, जब हॉस्पिटल बने तो कॉलोनी में बने थे और कोटा मॉडल के अनुसार उनका रेगुलराइजेशन के लिए उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन उसमें आज तक नहीं हुआ। जब कोई आंदोलन होता है या कोई बात होती है तो वो उसकी धौंस दे के एक बार हम तोड़ देंगे, तो ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे ही उस आंदोलन के दौरान हमारे कई साथियों के ऊपर जो पुलिस केस किए वो विड्रा किए जाएँ। जो मेन सेवा देने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स, जो सिंगल क्लिनिक हैं, कपल हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए 50 बेडेड से नीचे के लिए उन्होंने हर तरीके की बातों के लिए कि इसके पर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो नहीं आएगा, हम आपको इसमें एसटीपी में छूट दे रहे हैं, हम आपको जो दूसरे एनओसी और इनमें भी है कि इसमें आप 5 साल के लिए करेंगे, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। अब डॉक्टर साहब, सवाल ये निकल के आता है कि क्या सरकार अगर आपकी ये मांगे मानती है तो क्या सरकार पे कोई फाइनेंशियल बोझ पड़ने वाला है क्या? इनमें से जो मैंने बात की, इनमें से एक पे भी फाइनेंशियल बोझ पड़ने वाला नहीं है। फाइनेंशियल बोझ सरकार पे नहीं आएगा। अगर सरकार आपकी मांगे मानती है तो क्या सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो सरकार अगर आपकी मांगे मानती है तो क्या सामाजिक जो ढांचा है क्या वो बिगड़ सकता है क्या? नहीं, सुधरेगा इससे और मरीजों को ज़्यादा सेवाएं मिल तो सकेंगी। एक साल हो गया, फिर कहाँ अटका हुआ है मामला? इसीलिए तो चेताने के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो चिरंजीवी रेट्स में जो वर्तमान गवर्नमेंट चुन के आई है, वो ये कहती थी चिरंजीवी में ये कमियां हैं, और जबकि हमारे पूरी भामाशाह में ये था। हम उनसे कह रहे हैं सरकार बदली है, हम चाहते हैं कि आयुष्मान योजना इन्होंने लागू की है तो आयुष्मान योजना लागू हो, और वो भी जैसे हमारे पड़ोसी राज्य यूपी में है वो लागू हो जाए, क्योंकि वो वहाँ पे आजमाई हुई है। वहाँ और यहाँ जो लागू है उसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पर चिरंजीवी योजना लागू है जिसकी 20 कमियां तो ये वर्तमान सरकार ही आपको बता रही है, लेकिन एक सर्कुलर से केवल ये हो गया कि नाम ही बदलेगा, कानून और बाकी सब कंडीशन ये रहेगी। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। सिर्फ नई सरकार आने के बाद में सिर्फ चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया गया है, बाकी की सारी चीज़ें वो की वो चल रही है। सर, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है जो आप चाहते हो राजस्थान में लागू किया जाए? उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो योजनाएं दी हैं उसको थोड़ा उन्होंने व्यवहारिक बनाया है ताकि चिकित्सालय सर्वाइव कर सकें। जैसे इन योजनाओं में यहाँ पे अब आगे की बातें हैं कि रिजेक्शंस हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। एक हम आरजीएचएस के बारे में भी आपको कहना चाहेंगे। आरजीएचएस, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन सुना होगा कि अगर आपने रेट्स रिवाइज नहीं की तो हम पूरे इंडिया के अंदर सीजीएचएस की रेट्स लागू कर देंगे। लेकिन राजस्थान में जबकि उस ऑर्डर के 29वें पॉइंट पे लिखा हुआ कि सीजीएचएस की रेट्स आरजीएचएस में भी लागू रहेंगी, लेकिन वो रेट्स भी अभी तक लागू यहाँ पर नहीं हुई है। मतलब सीजीएचएस रेट्स भी राजस्थान में लागू नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर नहीं मानोगे तो हम वो रेट्स लागू कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर कितनी कम रेटों में काम हो रहा है। अच्छा, रेट्स कम है, ये इसमें काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल उठता है अनुराग जी कि हमेशा निजी अस्पतालों को इस नज़र से देखा जाता है कि निजी अस्पताल तो पेशेंट को लूट रहा है। आप योजना भी लागू होती है, आपके पास मेडिक्लेम भी कोई लेके जाए तो वो उसकी भी शिकायत ये रहती है कि साहब मेरे से तो ज़्यादा पैसे ले लिए, मेरे साथ तो लूट हो रही है। इस स्थिति को किस तरीके से देखते हैं और क्या वास्तव में हकीकत में ये स्थिति है क्या? आपका बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है
और बहुत ही जिसे कहते हैं रेलेवेंट क्वेश्चन है। और ये एक बहुत बड़ी मिथ है, भ्रांति है एक्चुअली। इसको इस तरह से लेना चाहिए, एक चिकित्सक जब अपना अस्पताल निजी खोलता है तो वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। उसमें नर्सिंग स्टाफ है, उसमें हाउस कीपिंग है, उसमें रिसेप्शनिस्ट है, उसमें लैब के टेक्नीशियंस हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉय देता है। फिर कितने, जैसा भी डॉक्टर रजनीश जिक्र कर रहे थे, उसको कितने लाइसेंसेस सरकार से प्राप्त करने पड़ते हैं। फिर वो बिल्डिंग बनाता है, ज़मीन लेता है, उस पर अपना कंस्ट्रक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इनकर तो होती है। अल्टीमेटली वो कॉस्ट कहीं ना कहीं से उसको अपनी आजीविका भी चलाना है, उसको परिवार भी चलाना है और उन सब का भी भरण पोषण करना है जो उसके अंडर में कार्यरत हैं। तो वो उसका निकालेगा कॉस्ट। अब ये है कि सब लूटते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे सुविधाओं को बढ़ाते जाएंगे चिकित्सा में, आज आप ये देखिए निजी चिकित्सालयों में रोबोटिक सर्जरी हो रही है। अब रोबोटिक सर्जरी हो रही तो कोई मशीन खरीदी जाएगी, उसके लाखों करोड़ रुपए के खर्चे आएंगे। तो सुविधा दी है। आज अब हम कहें साहब मैरियट होटल में खाना खाने जा रहे हैं और हम एक लोकल भोजनालय जो गांव में ढाबा है उसमें खाना खाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क महसूस करना पड़ेगा। तो ये फ़र्क वहाँ पे भी आएगा जब वो चिकित्सा सुविधा बिल्कुल आधुनिक देंगे, जब वो एक उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करेंगे, आधुनिकतम देंगे, मरीज़ों की बिल्कुल उचित जो कायदे की देखभाल होनी चाहिए वो देंगे, तो उसका खर्चा कहीं ना कहीं मरीज़ को वहन करना ही पड़ेगा। चिकित्सा जो है, स्वास्थ्य जो है, वो राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार एक चिरंजीवी योजना जब लागू की गई पिछली सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि भाई राजस्थान में लोगों को अब इलाज आसान हो जाएगा। निजी अस्पतालों ने उसमें बड़ा सहयोग किया। अब वो योजना का नाम बदल दिया गया है, उसके अंदर हालांकि बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन उससे मरीजों को बहुत फ़ायदा मिलता था, मरीजों को बेनिफिट भी मिला है उस योजना से। अब सवाल ये आता है साहब कि अगर निजी अस्पतालों में राज्य सरकार कुछ इस तरीके से सेटअप तैयार कर दे कि राज्य सरकार को किसी मरीज़ से पैसा ही ना लेना पड़े, तो क्या ये संभव है कि क्या इस तरीके का कोई सेटअप बनाया जा सकता है क्या? मैं ये प्रश्न हमारे जो राजस्थान स्टेट के कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर एन के अग्रवाल, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका उत्तर दें। सर, आपका कहना है कि सरकार, ये आपका कहना सही है। सरकार जो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं तो कहूँगा कि पूरे देश, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो किसी भी तबके का है, किसान है, युवा है, महिला है, उन सब का इलाज सरकारों द्वारा फ्री होना चाहिए और सरकार को हेल्थ का बजट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि आदमी कोई भी XYZ अपना प्रदेशवासी या देशवासी होगा, वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो अपना काम धंधा करेगा, अपनी आजीविका चलाएगा। जब वो बीमार रहेगा तो उसका बीमारी में पैसा चला जाएगा। तो हेल्थ का बजट बढ़ाना चाहिए और सरकारें बढ़ा सकती है। बहुत बड़ा इनका खर्चा नहीं है और इनको प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आज 70% लोगों को चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं और इन्हीं सरकारी दरों पे दे रहे हैं और सरकारी स्कीम से द्वारा दे रहे हैं। पर सर बहुत सारे लोगों की ये शिकायत हो जाती है, उसका मरीजों की ये शिकायत होती है। जवाब मरीज ये कहता है कि साहब जब आपके पास पहुंचता है वो उस कार्ड को लेके, जिसकी वजह से आज लोगों का बहुत रुझान जो है वो भामाशाह चिरंजीवी से हट चुका है। वो ये कहते हैं जब आपके पास कार्ड लेके जाते हैं तो आप इलाज ही नहीं करते। यस सर, ऐसा है, वो इलाज नहीं करते, वो उसकी आप तह में जाएं, वो इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ। क्योंकि सरकार ने ऐसी बीमारियां हैं जो उन पैकेजेज में नहीं डाल रखी। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं आसान भाषा में, आसान भाषा में, जैसे साहब आपके XYZ किसी भी आपके पिताजी के आंखों का ऑपरेशन कराना है, मोतियाबिंद हो गया, अब आपने चिरंजीवी कार्ड या आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना ले रखी है सरकार की, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में गए वो इलाज कराने के लिए, आपने कार्ड दिया कि मेरे पिताजी का आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, आपको डॉक्टर कहेगा साहब इस सरकार ने दे ही नहीं रखा पैकेज, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट में रिजर्व कर रखा है। ऐसी डिलीवरी वाली महिला है। सर थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। अभी आपने कहा कि मैं अपने पिताजी का आँख का ऑपरेशन कराने गया, हाँ, आपके अस्पताल गया, आपने मुझे इसलिए मना किया क्योंकि आपने कहा कि आपके पास में वो सरकार द्वारा नहीं दिया हुआ है। सरकार द्वारा कहाँ नहीं दिया हुआ है? मैं बता रहा हूँ, वो जो कार्ड आपने दिया उस कार्ड से आप जुड़े हुए हो, बट सरकार ने जो लिस्ट दे रखी है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की कि आप इन बीमारियों का इलाज कर सकते हो, इन बीमारियों का इलाज सरकारी में होगा, प्राइवेट नहीं कर सकता। मतलब एक लिस्ट है जिसके अंदर बीमारियां तय है और उन बीमारियां तय है और उन बीमारियों की रेट्स तय हैं कि ये दरें सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को देगी। मैं आपको एग्जांपल दूं, कैटरेक्ट ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, ऐसे ही सबसे बड़ा पाइल्स का ऑपरेशन, किसी मरीज के पाइल्स की वजह से खून बह रहा है, वो खून बहता है प्राइवेट अस्पताल में जाता है कि साहब मेरा इस आयुष्मान भारत से या चिरंजीवी कार्ड से मेरा इलाज करो,
तो मजबूरी में उस प्राइवेट डॉक्टर को मना करना पड़ता है कि भैया सरकारी जो कार्ड है, जो पैकेज लिस्ट है, उसने सरकार ने हमारे को ये इलाज करने की अनुमति नहीं दे रखी, वो आपको सरकार में जाके कराना पड़ता है। और सबसे सरकारी अस्पताल में ऐसे ही डिलीवरी है, कोई महिला प्रसव से पीड़ित होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में आती है कि मेरा चिरंजीवी कार्ड से, आयुष्मान से मेरा डिलीवरी करा दो, हम नहीं करा पाते क्योंकि वो इलाज है ना रिजर्व कर रखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही कर सकता है। और सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर कर सकता है तो आज से 1 साल पहले का मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपके जो आपने धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें हम शामिल थे। सरकार का भी ये कहना था कि 60% से ज़्यादा निजी अस्पताल राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं को संभाल रहे हैं। बिल्कुल संभाल रहे हैं। फिर ये सरकारी अस्पतालों में रिजर्व करने का क्या मतलब, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है सरकार के पास, तो सरकार ने वहां रिजर्व क्यों? सर यही सवाल आप सरकार से पूछिए कि ये क्यों है। इसका मतलब सरकार चाहती है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि सरकार इंश्योरेंस का पैसा सरकारी अस्पतालों में ले रही है। सबसे पहले तो वो उसको बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं, आज जैसे एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन प्राइवेट में कराता है कोई आदमी, उसका 15,000 प्राइवेट को मिल रहा है। वही यदि एसएमएस में कोई करा रहा है आदमी, कोई भी XYZ मरीज अपेंडिक्स का, वही 15,000 सरकारी अस्पताल एसएमएस ले रहा है। भाई एसएमएस में तो सरकारी अस्पताल है, पहले से इलाज फ्री है, उसका 15,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्यों लिया जा रहा है? तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है कि इन योजनाओं में सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में क्यों पैसा ले रही है। घुमा, जैसे आपने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया, आपके सरकारी हॉस्पिटल में मरीज आया और आपने वो पैसा निकाल के अपने ही खाते में वापस ले लिया। इसलिए सरकार ने ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल को कुछ बीमारियां के पैकेजेज बंद कर रखे हैं, वो सरकार अपने खजाना भर रही है और पब्लिक इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही। 25 लाख का बीमा दे दिया, जबकि कॉमन बीमारी है तो उसमें दे ही नहीं रखी पैकेजेज में। आज कोई भी कार्ड लेके जाता है, वो क्यों जाता है कि मैं किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़िया से, मैं 5 स्टार में मेरा इलाज करा के आ जाऊं, लेकिन उस प्राइवेट में वो इलाज हो ही नहीं पाता क्योंकि वहां पे आपने इलाज की अनुमति नहीं दे रखी। जैसे 5 स्टार की बात नहीं है, जब किसी का आदमी बीमार पड़ता है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि मेरे इस मरीज को डॉक्टर छू ले। बिल्कुल। अगर सरकारी में जाते हैं तो वहाँ तो आपको पता है भीड़ की स्थिति बहुत रहती है, तो आदमी का कार्ड से एक सुरक्षा मिली हुई है। आप कैसे देखते हो इस कार्ड की व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है और राजस्थान की चिकित्सा सेवा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आरोप आप लोगों पे ही लगते हैं हमेशा। सर मैं बताऊं, सबसे पहले तो आरोप लगाना बहुत मुश्किल होता है। आप इसकी तय में जाएंगे, आज राजस्थान का छोटे कस्बे गाँव में जो हॉस्पिटल है ना, वो रियल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं। इस समाज में 100% में से 2%, 5% लोग हो सकता है कि गलत हो, बेईमान हो, और वो सब समाज में होते हैं। लेकिन आपको अभी भी बता रहा हूँ, चिकित्सा पैसा ऐसा है जिसमें 98% लोग आज भी ईमानदारी से और पूरी सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और इस सब समस्याओं की एक ही हल है, सरकार स्वास्थ्य का बजट बढ़ाए, सरकारी अस्पतालों में बीमा का पैसा लेना बंद करे, उस पैसे को प्राइवेट सेक्टर को दे, जिससे प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा, हर आदमी को अच्छा इलाज मिलेगा, समय पे मिलेगा, उन्नत इलाज मिलेगा। इस पे विचार करना होगा और आप मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार को हमारी बात पहुंचाइए। इसका तो मैं बजट पिछली बार 22,000 करोड़ रुपए का था। इसी प्रश्न के उत्तर के कंटिन्यूएशन में देना चाहूँगा। इसका एकमात्र हल ये है कि सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लगातार संपर्क में रहे। हर आदमी को अच्छा इलाज मिलेगा, समय पे मिलेगा, उन्नत इलाज मिलेगा। इस पे विचार करना होगा और आप मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार को हमारी बात पहुंचाइए। इसका मैं बजट पिछली बार 22,000 करोड़ रुपए का था। इसी प्रश्न के उत्तर के कंटिन्यूएशन में देना चाहूँगा। इसका एकमात्र हल ये है कि सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लगातार संपर्क में रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चिकित्सा वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसको रिप्रेजेंट करता है। सरकार कोई भी अपनी पॉलिसी लाती है, पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कंसल्ट करे, कॉन्फिडेंस मिले, उसके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करे और फिर चिकित्सा संबंधी पॉलिसी लाएगी, तो ना चिकित्सकों को, ना समाज को, ना सरकार को कोई दिक्कत होगी। सब आखिरी सवाल आपसे ही अंत करूंगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से टच में रहे राज्य सरकार, ये बात अनुराग जी ने कही है सर, लेकिन जो बाहर जो चर्चा चलती है वो ये कि डॉक्टर्स केवल अपना फ़ायदा देखने की बात करते हैं, तो कैसे सरकार आपके फ़ायदे के लिए आपके टच में रहे? देखिए, ये बात है कि किस प्रकार से चश्मा ऐसा लगा दिया जाता है कि डॉक्टर्स को ये बताया जा रहा है। मेरे परिवार में हम देखेंगे, हम राजस्थान के, कि 100 लोगों के बीच में एक डॉक्टर है।
तो वो डॉक्टर जो है वो अपने परिवार की वहाँ पे सेवा कर रहा है। डॉक्टर और मरीज कोई ऐसा कुश्ती का पाला नहीं है कि वो उधर है वो इधर है। डॉक्टर खुद भी बीमार हो जाता है। आप देखना 60 साल का होगा, उसको भी डायबिटीज़ है, उसको भी ये है, और डॉक्टर स्ट्रेस के कारण से आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए डॉक्टर खुद भी बीमार होता है, उसके परिवार वाले भी बीमार होते हैं। तो ये एक बात को समझना होगा कि हमारे तंत्र में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण से काम नहीं कर पा रहे। जैसे कभी भी आप देखिए, एक मिनिस्टर जाते हैं, एक बड़े अधिकारी जाते हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, यहाँ पे ये व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पे ये व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पे कूलर नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये नहीं लग रहा, और उसके ऊपर जाके वहाँ पे अधिकारियों को डांटना शुरू कर देते हैं। अगर वो अपने रवैये में बदलाव करके अगर वहाँ पे जाकर वो मीटिंग करें और वहाँ के सारे अधिकारी, नर्सिंग, सफाई कर्मचारी सबके नुमाइंदे साथ लें और वहाँ की समस्याओं को लिखें, वहाँ के भामाशाओं को बीच में लें और वहाँ पे करें, तो आप देखिए कि हम कितनी अच्छी चिकित्सा सेवाएं सुधार सकते हैं। जैसा भी अनुराग शर्मा ने भी बताया, हमारी ब्रांचेज़ आज 25 लोकसभा सीट है, लेकिन हमारी 75 ब्रांचेज़ हैं। हम एक सीट पे 3 ब्रांचेज के द्वारा आईएमए की राजस्थान में। तो आप लोकल जगह पे, सब डिवीज़न पे भी आपको ब्रांच मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगी, हर जगह कमेटियों में आप आईएमए के साथ सुधार करके, लेकिन आपकी भावना वास्तव में सुधार करने की। आप मान के चलिए कि हर लाइसेंस की फ़ीस बढ़ती जा रही है और जो सेवाएं दे रहे हैं उसकी फ़ीस कम होती चली जा रही है, जबकि उस लाइसेंस की फ़ीस बढ़ाने की आदत है। जो पहले 100 रुपये की आती है, अब 10,000 रुपये की होती जा रही है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। आपकी मांगें आपने बताई थी, 1 साल हो गया उनको पूरा नहीं। अगर सरकार नहीं सुनती तो किस तरीके का आप एक्शन आगे ले सकते हैं? आज इसीलिए बताया हम, क्योंकि चिकित्सक हैं तो हमारा पहला काम होता है किसी भी बीमारी को बढ़ने से पहले प्रिवेंशन, उसके बाद वैक्सीनेशन, उसके बाद सिरप टैबलेट, उसके बाद इंजेक्शन और उसके बाद एम्पुटेशन, सर्जरी। तो इसलिए आज 1 साल पूरा होने के बाद पूरे धैर्य, जबकि धैर्य की पराकाष्ठा हो चुकी है, तो हम ये कि किसी भी प्रकार का ऐसा आंदोलनकारी रुख या और कोई दूसरी बातें नहीं हो जिससे कि इस नई सरकार को भी काम करने में हो रहे। हम मिल के काम करना चाहते हैं क्योंकि हम चिकित्सा सेवाओं को वास्तव में बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा आज का जो है ये प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन वाला वो है, इसका अगला स्टेप इसकी परिणति के बाद डिक्लेयर किया जाए। तो आज जो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं वो केवल और केवल प्रिवेंशन की बात है। सब प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये सिरप टैबलेट पे भी जाएंगे, फिर इंजेक्शन पे भी जा सकते हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो ये सर्जरी भी करेंगे। पर आज का जो इम्पॉर्टेंट विषय निकल के आया, डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर सरकार आईएमए के साथ में मिलकर और आईएमए को साथ लेकर चलती है तो आईएमए राजस्थान की चिकित्सीय व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले दिन से तत्पर है और ये चाहते हैं कि मरीजों की सेवा और बेहतर तरीके से हो। सरकार विचार करे कि आईएमए को साथ लेकर अगर राजस्थान प्रदेश की व्यवस्था सुधारी जा सकती है तो इसमें हर्ज क्या है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।